ओके, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन के व्युत्पन्न, है ना, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें एक क्लास हम लोग ले चुके हैं जिसमें हैलोजन्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा हैलोजन डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं वो हम देख चुके हैं, और उनको पहचानते कैसे हैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आइसोमेरिज्म का एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप लोगों को वो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन समझ में आया था? किस तरह से कितने आइसोमर होते हैं ये निकालते हैं, और किस तरह से उनकी संरचना बनाते हैं, और किस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है वो पहचानते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों की बुक में है क्या? राजस्थान बोर्ड की बुक में बताना जरा। राजस्थान बोर्ड की बुक में उस तरह के क्वेश्चन हैं क्या? जो हमने किया था समावयवता का क्वेश्चन, वो राजस्थान बोर्ड की बुक में है क्या? है या नहीं है? बोलो। किसी ने बुक नहीं देखी क्या? मेरी आवाज आ रही है? तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो है नोमेनक्लेचर का, और आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से नाम लिखना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ कंपाउंड के फॉर्मूले आ रहे हैं। क्वेश्चन है एक, यूपीएससी नाम लिखिए इनका। तो आप लोग मुझे फटाफट नंबर 2 का नाम लिख करके बताइए। नंबर 2, फटाफट इसका नाम बोलो भाई। नंबर 2 का नाम बोलो। 3-bromo-2-methyl-butane। 3-bromo-2-methyl-butane। इसमें किसी को भी डाउट है क्या? 3-bromo-2-methyl-butane में किसी को डाउट है क्या? बताना जरा। ब्यूटेन या ब्यूट? क्या ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, क्या? ब्यूटेन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन आएगा इसमें। ठीक है, ब्यूट 1 इन आएगा इसमें, है ना। चलो फिर इस बात पे एक काम करो, 3 नंबर का नाम लिखो। 3 नंबर का नाम लिखो भाई। बोलो बोलो। 4-bromo। 4-bromo, गुड। आगे। 3-methyl 3-methyl, pent-2-ene। 3-methyl, फिर आ गया पेंट 2 इन। हाँ, ये नाम सही है एकदम, है ना। अब ये कैसे आएगा ये देख लो, फटाफट मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करेंगे? बताना भाई, नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी दें? देखो, इधर से यदि नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को, इसको जो ब्रोमीन है ना, इसको कितना मिल रहा है? नंबर 3 मिल रहा है। और इधर से करते हैं तो इसको नंबर 2 मिल रहा है। तो किधर से करें? किसको प्राथमिकता दें? डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दें कि हैलोजन को प्राथमिकता दें? नंबरिंग में बताओ जरा। नंबरिंग में यहाँ कंफ्यूजन है ना, कि इस तरफ से जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं वहां से यदि नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, 1 2 और ये 3। और इधर से यदि करेंगे तो उसको मिल रहा है नंबर 2। ठीक है, तो किधर से नंबरिंग होगी? हैलोजन को हमें हैलोजन पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैलोजन को छोड़ देना चाहिए, डबल बॉन्ड पर रखना चाहिए पूरा फोकस? तो नंबरिंग में हमेशा ध्यान रखना, हैलोजन, ये जो डबल बॉन्ड है ना उसको प्राथमिकता मिलती है ना। हैलोजन यहाँ पर एक तरह से प्रतिस्थापी का काम करता है, और हम डबल बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, उसको कोशिश करेंगे कि नंबरिंग में उसको कम नंबर मिले, है ना। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1, इधर से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 5। तो टोटल 5 कार्बन है इसमें। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापी में इसमें देखो 2 प्रतिस्थापी हैं, 4 कार्बन पे ब्रोमीन है और 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये प्रतिस्थापी हैं। तो अब इनको लिखने में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमीन का बी से स्टार्ट होगा, मिथाइल ग्रुप का एम से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमो की पोजीशन यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 ब्रोमो हो गया। फिर डैश लगाया, फिर हमने लिखा मिथाइल ग्रुप जो दूसरा प्रतिस्थापी है उसको 3 मिथाइल।
अब इसमें पूरे में कितने कार्बन हैं? 5 है, तो पेंट। अब यहाँ पर ये एल्केन है कि एल्कीन है? ये एल्कीन है। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो हमने लिखा 2इन। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2इन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये वीडियो देखोगे तो इसमें इसकी स्क्रीन, ये जो सारे कंपाउंड आ रहे हैं इनको नाम लिखने की प्रैक्टिस करना, और इनके मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो, ये इन सबके सॉल्यूशन है, तो वीडियो में आप लोग ये देख करके ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद में अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसमें मुझे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का स्ट्रक्चर लिख करके दिखाना है। 5 नंबर का स्ट्रक्चर लिख करके दिखाना है, यह संरचना लिखना है। 5 नंबर में कैसी संरचना आएगी वो बताओ फटाफट। देखो, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर दोनों आना चाहिए हमें, है ना? तो फटाफट मुझे 5 नंबर का जो नाम स्ट्रक्चर है वो लिख करके बताओ, जल्दी करो। तुम लोग मुझे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, यदि लिख लिया है तो आप लोग कैमरा ऑन करके और मुझे दिखा सकते हो कि ये हमने लिखा है। हो गया? चलो देखते हैं फटाफट इसका कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ग्रुप पहचानते हैं, मेन कंपाउंड पहचानते हैं कि मेन कंपाउंड है क्या। तो मेन कंपाउंड बेंजीन है। देखो, बेंजीन के ऊपर ये सारे के सारे प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे प्रतिस्थापी हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे हम बेंजीन। इसलिए जब भी नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यह पहचानते हैं कि मुख्य कंपाउंड यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मुख्य कंपाउंड है बेंजीन। अब बेंजीन में हमें प्रतिस्थापी लगाना है, तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो, कहीं भी ब्रोमो लगा दो और उसको 1 पोजीशन दे दो। ये हमने लगा दिया ब्रोमो, ये 1 पोजीशन हो गई। अब 1 के बाद में 1 पे ब्रोमो आ गया, फिर 4 पे हमें लगाना है द्वितीयक ब्यूटिल। 4 पोजीशन यानी कि यहाँ लगेगा द्वितीयक ब्यूटिल। अब द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप का हमें पता होना चाहिए, द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप क्या होता है। तो द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप क्या होता है? CH3CH और CH2 और CH3। ये देखो, ये द्वितीयक ब्यूटिल है, और इसमें जो खाली वैलेंसी है वो यहाँ है ना, इस कार्बन पे। तो यह कैसे अटैच होगा? यहाँ से ये CH, ये CH2, ये CH3 और ये CH3। ये लो भाई, ये हो गया 4 पोजीशन पे द्वितीयक ब्यूटिल। अब सेकंड पे लगाना है मिथाइल, तो 1 पे ब्रोमीन है तो सेकंड यहाँ आएगी, और यहाँ हमने लगा दिया मिथाइल। ये लो, Me यानी कि मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल, सेकंड मिथाइल और बेंजीन। तो इस तरह से इनके किसी के भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक इनमें हम ले लेते हैं, चलो एक बार के लिए हम 2 नंबर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर की बना लो या किसी की बना लो। तुम लोग बोलो किसकी स्ट्रक्चर बनाए इनमें, फटाफट बताओ। एक को चूज करो फटाफट। सर दूसरे की बता दो। दूसरे की बता देते हैं। चलो दूसरे का ना एक बार के लिए नाम याद रखना इसका, है ना? चलो नाम तो मेरे पास है इसका। दूसरे का सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं। दूसरा है, नहीं दूसरा कौन सा बताया भाई, वापस बताना। कौन सा बताया दूसरा? ये वाला 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये। यस ओके 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 ओके, यस। चलो 1 क्लोरो, इसका है 1 पे क्लोरो, उसके बाद में है 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लो भाई, ये इसका नाम है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले मूल कंपाउंड को पहचानते हैं। मूल कंपाउंड कौन सा है? मूल कंपाउंड आप लोग जानते हो, लास्ट में लिखा रहता है, पहले तो प्रतिस्थापी होते हैं। ये मूल कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। तो बनाओ साइक्लोहेक्सेन, यानी 6 कार्बन की एक रिंग, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन के बाद में 1 पोजीशन पे क्लोरो, कहीं भी 1 बना दो, 1 तो कहीं भी बना सकते हैं क्लोरो, और 4 पे लगाना है इथाइल। ये लो भाई C2H5 इथाइल ग्रुप, यानी C2H5 भी लिख सकते हैं, ET भी लगा सकते हैं। ये हो गई इसकी संरचना। इसमें किसी को डाउट है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है।
तो बाकी जो सारी स्ट्रक्चर है वो आप लोग बना सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम चलते हैं आगे, आगे बोल करके हम जाएंगे हमारे टॉपिक में, और वो है, अब ये आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है, ये आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन से आगे नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म कुछ नहीं था, इसलिए हमने वो एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, अब तो हेलो एल्केन में अब हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है, वो ये है कि हेलो एल्केन में यानी कि RX में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो ये CX जो बॉन्ड होता है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शन इसकी होती है, इसी की हमें बेसिकली हेलो एल्केन बनाएंगे तो हम करेंगे क्या, हेलो एल्केन बनाएंगे तो हम ये करेंगे कि कार्बन से हम हेलोजन जोड़ेंगे, और हेलो एल्केन की रिएक्शन होगी कुछ भी तो उसमें ये CX बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब हम जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हेलो एल्केन में ये जो CX बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है ना, इसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। तो इसकी प्रकृति मैं सीधा ही बता देता हूं आप लोगों को, इसकी प्रकृति होती है पोलर, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है यह, पोलर नेचर का मतलब होता है ध्रुवीय। तो ये जो CX बॉन्ड है ये ध्रुवीय है। ये क्यों ध्रुवीय है भाई, इसका सिंपल सा, बहुत सिंपल सा रीजन है, ये देखो ये CX बॉन्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा होती है हेलोजन की, बताओ, कार्बन की ज्यादा होती है या हेलोजन की, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है बताओ भाई। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है पेरियोडिक टेबल में, बताओ। क्लोरीन की। नहीं, विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ये आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। ठीक है, तो जो हेलोजन है, मोटे मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि हेलोजनों की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक ही होती है। यह लिख लो, कॉपी में लिख लो कि हेलोजनों की, सामान्यतया हेलोजनों की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो अब ये जो हेलोजन है X, ये चाहे ब्लोरीन, ब्रोमीन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे आयोडीन है, कोई भी हेलोजन है, तो इसकी अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से ये जो सहसंयोजक बंध है, ये जो सहसंयोजक बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन खिसक गए किसकी तरफ, किसकी तरफ खिसक गए बताना जरा, हेलोजन। हेलोजन की तरफ खिसकते ही इसके ऊपर आ गया आंशिक ऋणावेश, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, आ गया आंशिक धनावेश। तो इस तरह से आंशिक आवेश इस पे पैदा हो गया दोनों परमाणुओं पर। अब क्या हुआ, तो यही तो हो गया, पोलर बंध हो गया, ध्रुवीय हो गया, ध्रुव बन गए। ध्रुवीय बंध का मतलब क्या होता है, ध्रुव बनना, ध्रुव मतलब कौन सा, एक धनात्मक ध्रुव एक ऋणात्मक ध्रुव, तो बन गए दोनों ध्रुव, और ये बंध होता है पोलर। अब इसकी पोलर नेचर की वजह से, इसकी ध्रुवीय प्रकृति की वजह से, इसकी कई सारी अभिक्रियाएं हैं, जो इसकी विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, इनकी RX की, एल्किल हैलाइड की, वो इसी बंध की ध्रुवीय प्रकृति की वजह से होती है। तो इसको याद रखना कि यह ध्रुवीय क्यों होता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, हम यहीं पर एक दो बातें कर लेते हैं। अब हम लोग ये जो बंध है ना, इसकी ध्रुवता का क्रम देखेंगे हम लोग, है ना, ध्रुवीय बंध का क्रम, ध्रुवता का क्रम, ठीक है, ध्रुवता का क्रम। अब वो क्रम देख लो, आपकी बुक में है नहीं है, लेकिन उसमें वो फ्लोरीन नहीं है ना। एक बार मैं बुक दिखाता हूं आप लोगों को, चलो भाई, चलो हम यहीं पे कर लेते हैं, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। सबसे जो ज्यादा ध्रुवीय बंध होता है वो होता है किसका, क्लोरीन का, ठीक है, फिर उसके बाद में CH3 फ्लोरीन का, उसके बाद में CH3 ब्रोमीन, और उसके बाद में CH3 आयोडीन। मतलब ये देखो, ये थोड़ा सा ये जो क्रम है ये अपेक्षा के विपरीत है। विपरीत का मतलब कैसे हुआ, पूरी तरह से विपरीत नहीं है, लेकिन अपेक्षा के अनुसार नहीं है। ये कैसे हुआ, देखो हमने यहां पर अभी देखा कि ये जो बंध है ये ध्रुवीय क्यों हुआ, हेलोजन की विद्युत ऋणता की वजह से।
अब हम जानते हैं पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, तो यह जो बंध है यह भी सबसे ज्यादा ध्रुवीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन वाला जो बंध है, कार्बन क्लोरीन का जो बंध है, वो सबसे ज्यादा ध्रुवीय होता है। इसका कारण डाइपोल मोमेंट में आता है। डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं ना अपन, डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण में इसका उत्तर है, जो था क्लास 11 में। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? इसके दो कारण है, देखो। सबसे पहला द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला देखो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है, म्यू यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, और यह किसका प्रोडक्ट है ना? एक तो क्यू यानी कि आवेश का, ठीक है, और एक आर यानी कि डिस्टेंस का। प्लस और माइनस में कितनी डिस्टेंस है ना? ठीक है, वो है आर, है ना? तो यहां पर देखो गुरुजी एफ आवाज की को ना रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? आ रही है। ओके, गुड गुड। तो ये जो फ्लोरीन है, इसका आकार है छोटा, सबसे छोटा आकार देखो पेरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी पोजीशन ऐसे होती है ना, एक ही समूह में। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, इसकी पोजीशन, इसकी जो साइज होती है वो होती है सबसे छोटी। देखो इस तरह से होते हैं, ये क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, ठीक है। तो ये सबसे छोटी साइज का है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन सबसे छोटी साइज का है, इसलिए ये जो आर है यहाँ पर, आर का मतलब है धनावेश और ऋणावेश के मध्य दूरी, है ना? ये आर फ्लोरीन के केस में कम होती है, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या आता है, कम आता है, इसलिए इस बंध की ध्रुवीयता कम होती है। सुन लो, बात समझ में आई? तो इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है फ्लोरीन की छोटे आकार की वजह से, इसलिए इसका जो ध्रुवता है इस बंध की वो भी कम होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो सेकंड नंबर पे होना चाहिए था क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन बंध, वो सबसे ज्यादा हो गया। तो अब मुझे बता दो फटाफट कि बंध में ध्रुवीयता सबसे ज्यादा कौन से वाले बंध में होती है, बताना जरा। कार्बन क्लोरीन या कार्बन फ्लोरीन? कार्बन फ्लोरीन। कार्बन फ्लोरीन वाले में कार्बन क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, कार्बन क्लोरीन वाले में क्यों फ्लोरीन वाला क्यों नहीं होता? फ्लोरीन के छोटे आकार की वजह से उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, बताओ जरा, बोलो। कम। कार्बन क्लोरीन जो बंध है उसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है कम। अब एक चीज मैं यहां और बता दूं, ये जितने भी हैलोजन हम लेते हैं, आर आई, आर बी आर, यदि ब्रोमीन होगा तो आर बी आर, क्लोरीन होगा तो आर सी एल बोलते हैं, और फ्लोरीन होगा तो आर एफ। इन चारों हैलोजनों से हम डील करते हैं इस चैप्टर में, है ना? तो हैलोजन ये चार ही होते हैं, तो इन चार से ये चार तरह के हैलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। अब इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन है, क्रियाशील कौन है सबसे ज्यादा? क्रियाशीलता का क्रम बताओ जरा, ये किसी को पता है क्या? क्रियाशीलता का क्रम मैं बता देता हूं। देखो इन सबकी क्रियाशीलता निर्भर करती है बंध ऊर्जा पर। सुनो, मैं जिसको समझा रहा हूं उसको सुनो। बंध ऊर्जा पर निर्भर करती है। एक चीज ध्यान रखना, अभिक्रिया में होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, बंध टूटता है, ठीक है। तो जो कमजोर बंध होगा वो आसानी से टूट जाएगा, और वो मॉलिक्यूल ज्यादा क्रियाशील होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कमजोर बंध कहाँ है, अब हमें ये देखना है। जो कमजोर बंध है उसकी बंध ऊर्जा कम होती है, और वो यौगिक ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि बंध आसानी से टूट जाता है। और अभिक्रिया में होता क्या है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन सा बंध जल्दी टूटता है। अब देखो, बंध टूटना यानी कि बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? बंध ऊर्जा कई फैक्टर पे निर्भर करती है, उनमें से एक है बंध लंबाई। बंध लंबाई, अब मुझे बताओ, बंध की लंबाई ज्यादा होगी तो बंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? बोलो। बंध की लंबाई यदि ज्यादा है तो बंध ऊर्जा क्या होगी? कम। कम होगी। बहुत सिंपल सी बात है। लंबी जो लकड़ी होती है ना, उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन कोई छोटा सा हमें 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा दे दे तो हम उसे नहीं तोड़ पाएंगे, है ना? बात समझ में आई, है ना? और जैसे ये वैसे ही है, बहुत सिंपल है। जैसे हमें लोहे का कोई 1 फुट का तार दे तो हम उसको आसानी से मोड़ देते हैं, लेकिन कोई 2 सेंटीमीटर का तार दे या 1 सेंटीमीटर का तार दे, उसे हमें तोड़ना मुश्किल हो जाता है, मोड़ना मुश्किल हो जाता है उसे, है ना? तो जैसे जैसे जितना जितना बंध लंबा होता जाता है वो कमजोर होता जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बंध लंबाई किसकी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी बंध लंबाई ज्यादा है उसकी बंध ऊर्जा कम है और वो ज्यादा क्रियाशील है। तो आयोडीन की साइज
सबसे बड़ी है। यहां पर देखो कार्बन और हेलोजन के बीच में बंद है। अब आयोडीन, ये देखो मैं बना ही देता हूं, है ना, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, फिर ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की है, और फिर सबसे छोटी फ्लोरीन की है ना। तो यदि कार्बन के साथ इनका बंध बनाए ना, ये लो भाई मैंने कार्बन भी बना दिया सबके साथ, ये लो, ठीक है। अब कार्बन के साथ इनका यदि बंध बनाते हैं तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई कहां होगी? आयोडीन के केस में होगी, क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। और तो बंध लंबाई होती क्या है? नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यह आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से यह दूरी यानी कि बंध की लंबाई हो गई ज्यादा, बंध हो गया कमजोर और यौगिक हो गया अधिक क्रियाशील। सुन लो वापस मैं जो बता रहा हूं, वो जो आयोडो एल्केन होते हैं, है ना, ठीक है, आयोडो एल्केन या आयोडीन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं आरआई, वो अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनकी बंध ऊर्जा कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि इनकी बंध लंबाई अधिक होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है? आकार क्या होता है इसका? बड़ा, ठीक है। तो आयोडीन के बड़े आकार की वजह से अधिक बंध लंबाई होती है और बंध ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए जो आयोडीन वाले जो डेरिवेटिव हैं आरआई हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अब ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। अब आपको हमेशा याद रखना है आरआई में बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इसे हम कई मौकों पर यूज लेंगे इस फैक्टर को। और ये जो क्रम है ये हमारे सामने कई बार आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। और ये जो क्रम है इसको भी हम कई जगह यूज लेंगे, ध्रुवता का क्रम रासायनिक अभिक्रियाओं में, है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ बताना जरा? आयोडो एल्केन या आयोडो वो क्लोरो एल्केन? बताओ सबसे ज्यादा आयोडो। क्रियाशील कौन सा हुआ? आयोडो आयोडो एल्केन, ठीक है। कोई यदि लिख दे भाई क्रियाशीलता बताना है, CH3 और CH2 और ये आयोडो एथेन है, और एक लिख दिया CH3 CH2 और लिख दिया ब्रोमीन। इनमें कहे कि इनका क्रियाशीलता का क्रम बताओ, तो कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा बताना जरा, बोलो। बोलो। आयोडो एथेन, ठीक है। अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक आ गया बड़ा ही अच्छा, और ये आ गया, ये लो भाई, हेलो एल्केन के विरेचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। अब ये जो चैप्टर है देखो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि इस चैप्टर में एक तो एल्केन में यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से तो बनता है हेलो एल्केन RX, और यदि एरोमेटिक यौगिकों में कर देते हैं हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस तो बनते हैं हेलो एरिन्स, है ना। तो इनको हम लोग अलग अलग पार्ट में लेंगे। पहले हम हेलो एल्केन लेंगे RX, इनको बनाने की विधियां और इनकी जो क्या बोलते हैं क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं और भौतिक गुण है, वो पहले हेलो एल्केन के लेंगे। तो हेलो एल्केन हमारा शुरू हो गया है। हेलो एल्केन के विरेचन की विधियां बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले बताओ भाई, बुक खोल रखी है किसी ने, कैसे बनाते हैं? बोलो बोलो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले किन से बनाते हैं? एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया इससे कराते हैं हेलोजन से, और ये बन गया, ठीक है। लेकिन यह सही नहीं है। यह सही नहीं है, क्यों है? यह विधि है ना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें मोनो डाई ट्राई सारे हेलोजनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन यह विधि वहां अधिक उपयोगी है जहां पर हमें अलग अलग पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अब समझा देता हूं। सबसे पहला मेथड किससे बना रहे हैं इसको बताना जरा? एल्केन से। एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। अब सुन लो कैसे बनता है एल्केन से। एल्केन से बनता है फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन से। किससे बनता है? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक जानते हो ना, है ना। चलो हिंदी में लिखता हूं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ठीक है। इससे यह बनता है। तो सबसे पहले हम एल्केन जो हमारी बुक में लिया हुआ है वो ही लेते हैं। CH4 लिया हमने, CH4 की एक Cl2 से रिएक्शन करवाई, HNu यानी कि HNu का मतलब क्या हुआ भाई? यह प्रकाश की किरणों की ऊर्जा है, तो HNu का मतलब हो गया, यहाँ हम सूर्य का प्रकाश यूज ले रहे हैं। अब क्या हुआ? यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन तो जानते ही हो, एक परमाणु दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। तो पहले क्या होगा ये जो क्लोरीन है ना, ये बदल जाएगा मुक्त मूलक में, रेडिकल में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर ये रेडिकल
यहाँ आक्रमण करेगा CH4 पे और CH4 पे अटैक करके वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा ये, ठीक है। प्लस में बन जाएगा एक HCl, यहां से जो हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा वो, और इसमें एक बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल, ये मिलके बना लेंगे HCl। अब ये क्या है कि एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब समझ गए, ये आगे से आगे चलती रहती है, ठीक है। कैसे आगे से आगे चलती है और कैसे इन्होंने भी कहा है ना मिश्रण मिलता है ना, वो कैसे मिलता है वो मैं बताता हूं। अब इस अभिक्रिया में जैसे ही CH3Cl बना, ध्यान से सुनना, जैसे ही CH3Cl बना, अब यहाँ पर Cl2 और है, अवेलेबल है, रिएक्शन चल रही है, ये खत्म नहीं हुआ। तो ये Cl2 अब CH4 से तो रिएक्शन कर ही रहा है, साथ के साथ इससे भी रिएक्शन करेगा, किससे, CH3Cl से, क्योंकि अभी यहाँ हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो ये फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बनेगा CH2Cl2, ठीक है। फिर ये बन गया, फिर ये Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बना CHCl3, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा Cl2। जब तक ये हाइड्रोजन है तब तक ये अभिक्रिया चलती जाएगी और अंत में बनेगा CCl4, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में उत्पाद केवल यही नहीं बन रहा, उत्पाद के रूप में हमें ये भी मिलता है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन भी मिलता है और टेट्राक्लोरोमेथेन भी हमें मिलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसलिए वहां पर कहा गया है कि इस अभिक्रिया में हमें उत्पादों का मिश्रण मिलता है, यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता हमें उत्पाद, जो जहां पर मैं टिक कर रहा हूं, यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता, मिश्रण के रूप में मिलता है। तो यह विधि वैसे तो उपयुक्त नहीं है बनाने के लिए, लेकिन कुछ औद्योगिक विधियां जहां पर इनको पृथक्करण करना आवश्यक नहीं है, मतलब ये जो मुख्य उत्पाद है ना, जो हम चाहते हैं उसके साथ ये भी हैं, तो इनको जहां पृथक्करण करना आवश्यक नहीं है वहां इसको काम में ले सकते हैं। और वरना यदि वैसे काम में लेंगे तो फिर क्या होगा, बनाने के बाद हमें ये CHCl2, CHCl3, CCl4 इन सबको पृथक्करण करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रभाजी आसवन से हम इसको पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जो पहला मेथड है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि मिश्रण का पृथक्करण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिश्रण मिलता है और मिश्रण का इस तरह से हम प्रभाजी आचरण से पृथक्करण कर सकते हैं यदि जरूरत है तो। इसलिए मिश्रण मिलने की वजह से इस अभिक्रिया को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है। अब अगला जो मेथड है वो एल्कीन से बनाने का है, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, है ना। अब इसमें एक मार्कोनिकोफ का नियम आ रहा है, ठीक है। मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, क्या होता है, किसी को भी पता है क्या? किसी को भी बोलो। नहीं पता। हाँ, मार्कोनिकोफ का नियम किसी को भी पता है क्या? बोलो। नहीं पता। माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो एक बार। ठीक है। तो अब ये तो अब हम जो सेकंड मेथड है बनाने का वो है फ्रॉम, बताना जरा, किससे? एल्कीन से। और एल्कीन से हम क्या बनाएंगे? एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की? बाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। ये लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, HX के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। ये लो भाई, ये पूरी हमारी रिएक्शन आ गई। बनाएंगे एल्कीन से, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे HX से और रिएक्शन होगी कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अभिक्रिया है उसको इस तरह से लिख करके याद करना है। अब सबसे पहले हम एल्कीन लेते हैं। ये हमने लिया कोई भी एल्कीन, ले लिया भाई, कोई भी एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, इसकी रिएक्शन कराई हमने HX से। HX हमारा कोई भी HCl है, HF है, HBr है, कोई भी है ना। ये हमने इसकी रिएक्शन करवाई और इसकी रिएक्शन करवाने से क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूट गया और एक कार्बन परमाणु पर H जुड़ गया और दूसरे कार्बन परमाणु पे X जुड़ गया। ये लो भाई, बन गया RX, हेलो एल्केन, है ना। तो इस तरह से अब यह जो अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया है, ये HX का योग हो गया। सिंपली देखो, सिंपली ये ऐड हो गए, निकला कुछ भी नहीं है बाहर, कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकला, ठीक है। अब योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक क्यों है? क्योंकि पहले ये जो HX है,
HX है ये किस में बदलता है, ये बदलता है H+ में और X- में। और फिर ये जो H+ है यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यह आक्रमण करता है एल्कीन पर। तो रिएक्शन शुरू कौन कर रहा है, पहले किसका एडिशन हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं का एडिशन हो रहा है एल्कीन पर, इसलिए यह अभिक्रिया हो गई इलेक्ट्रॉन्स नहीं और योगात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे